हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ गया हूं। यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस पर। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, विच इज नॉट अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री। इसमें से अफगानिस्तान का पड़ोसी देश कौन नहीं है। तो आप समझ गए कि इसके लिए आपको नक्शा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर 4 तान वाले जो देश हैं अफगानिस्तान के बगल में, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के नाम दिए गए हैं। और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी किर्गिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। देख लीजिए, यहाँ अफगानिस्तान ईरान को टच करता है, पाकिस्तान को टच करता है, इंडिया को टच करता है, ताजिकिस्तान को टच करता है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, लेकिन ये किर्गिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं बना रहा है। और इस मैप में आप क्या देख सकते हैं कि ये जो अरल सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। जो बाल्कस झील है वो पूर्ण रूप से कजाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है। तो मैप को अच्छे से देखते रहिए, इससे बहुत कुछ ज्ञान जो है आप समय के साथ अर्जित कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। और ये स्टेटमेंट्स किस रिगार्डिंग है, तो जो कलर है स्टार का वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। देखिए, जहाँ पर पूर्ण रूप से अगर कंबसन होता है, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर हो, तो ब्लूइश से वाइट कलर की तरफ लाइट का कलर होता जाता है। और वही इनकम्प्लीट कंबसन हो या उतनी हीट ना हो तो रेडिश नज़र आएगा। अगर सुपरनोवा की बात करें तो एक मरता हुआ तारा होता है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हो गया कि वहाँ पे परमाणु का संलयन हो रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो मिल के हीलियम बनाते हैं। क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ, दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सुपरनोवा क्या है कि जब एक तारा जो है अपने एंड ऑफ लाइफ को पहुंच जाता है और एक्सप्लोड होता है इन अ ब्रिलियंट बर्स्ट ऑफ लाइट। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दिया गया है जिसके आधार पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। पहला कि इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जलमार्ग आर वेल डेवलप्ड इन भारत। क्या ये बात सही है कि हमारे देश में ये जो इनलैंड वाटरवे है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है? तो देखिए, यही बात गलत हो जाती है। गलत हो जाती है ये बात क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है, बहुत अच्छा डेवलप नहीं है। इसमें क्लाइमेट का, टोपोग्राफी का, इकोनॉमी का बहुत बड़ा एंगल है। वैसे नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 ये सब शुरू करने के बारे में और उस पर काम भी कुछ सुचारू ढंग से हो रहा है, लेकिन ये कहना कि वेल डेवलप्ड है ये बात सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स सफिशिएंट रेनफॉल फॉर इनलैंड वाटरवेज। देखिए, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है इसमें जो भी नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, वो पूर्ण रूप से मानसून पर टिकी हुई हैं। वो ग्लेशियर से उनको पानी तो मिल नहीं रहा है, सादा नीरा नदियां हैं नहीं। तो ये 4 महीने ही जम के मानसून की बारिश होती है, तो 4 महीने ही ढंग से पानी होता है। इस वजह से ये सही से डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये कहना कि सफिशिएंट पानी सालों भर रहता है इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए, जितनी भी भौगोलिक या मौसमी घटनाएं हैं वो आपको ट्रोपोलेयर, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। यहीं पर हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो टेम्परेचर गिरता जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर अगर 1 डिग्री तापमान गिर जाए, या कह ले कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप पहुंचते हैं तो ऑन एन एवरेज 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होता है। जो भी साइक्लोन आता है या फिर एंटी साइक्लोन, बारिश का होना, सब कुछ यही देखा जाता है। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए,
ट्रोपोस्फियर। और देखिए ये ट्रोपोस्फियर जो है ना, इसका ये जो अपर कह ले कि सीलिंग है, जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है। गर्मियों में इसकी हाइट बढ़ जाती है, सर्दियों में ये संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगला जो सवाल है यहाँ पर आपको मैच कराना है। यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं और इधर राजधानी दिए गए हैं। जैसे यूक्रेन, काफ़ी न्यूज में था यूक्रेन की राजधानी, अब तो ये सभी लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी क्यों है। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। केन्या की नैरोबी जान रहे हैं और युगांडा की राजधानी हो गई कंपाला। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने का जरूरत है। ये सवाल आते ही आते हैं। ओके, तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्या आप इन देशों को मैप पर देख पा रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ असर्शन और रीजनिंग है, जिसके आधार पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। असर्शन है कि ओनली वन साइड ऑफ मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। क्या ये बात सही है? और रीजनिंग है कि द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। क्या जो रीजन है वो सेटिस्फाई कर रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल एक ही कह लें कि जो पीरियड है मून के रोटेशन का अपने एक्सिस पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है और अर्थ भी रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन का इस तरीके से एक सही समीकरण बना हुआ है कि हम लोग एक ही तरफ देख पाते हैं। इस सिचुएशन को टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं। तो दोनों दिए गए स्टेटमेंट सही है और दूसरा पहले को जस्टिफाई कर रहा है। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा का केवल एक पक्ष पृथ्वी से दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर उसी दर से घूमता है जिस दर पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। टाइडल लॉकिंग है या फिर आप इसको सिंक्रोनस रोटेशन कह सकते हैं। ओके, तो ये इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्या ये माउंट रेनियर यूएसए में है, एल्ब्रस क्या ईरान में है, एटना क्या इटली में है, और किलिमंजारो क्या तंजानिया में है, और ऑप्शन ई इनमें से कोई सही नहीं है, आपको बताना है। तो दिए गए सारे के सारे जो मैचिंग हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि माउंटेन्स वगैरह पिक्स के नाम पर ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ओके, ये वॉशिंगटन स्टेट में पड़ता है, माउंट रेनियर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको बताना है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो कहाँ स्थित है, यानी कि शांति का समुद्र। क्या ये धरती पर है, या वीनस पर है, या मार्स पर है, या जुपिटर पर है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये है मून पर, चंद्रमा पर है, और चंद्रमा का वो वाला डार्क साइड जो स्पॉट है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये लो लैटिट्यूड प्लेन है, ऐसा नहीं कि पानी से भरा हुआ है, समंदर कह रहे हैं तो ठीक। तो पहले जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हुए हैं उसके आधार पर ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बना हुआ है। ओके, तो ये वो स्पेस हो गया, आप वैसे समझिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इन मिट्टियों का उसके हिसाब से अरेंज करना है। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहा है। मैंने यहाँ पर इसे दिखाया था कि किसका साइज जो है जो बड़ा होगा वो कम रिटेन करेगा और जिसका साइज छोटा है वो ज़्यादा रिटेन करेगा। फिर भी इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं यहाँ जवाब नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो वो किस आइलैंड पर लोकेटेड है, क्यूशू, शिकोकू, होक्काइडो या होन्शू? ये अच्छा सवाल है। ये इससे पता चलता है कि आपको जापान या जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं उनके मेजर आइलैंड्स के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि बोर्नियो किसको कहते हैं, या फिर मडागास्कर कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है, सुलवेसीज कहाँ है, ये सब कुछ इस तरीके से, या फार्मोसा किसको कहते थे। तो देखिए ये जापान है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, और जो होन्शू है ये सबसे बड़ा है, देखने में भी हंसिया की तरह दिख रहा है, और इसी पर ये टोक्यो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो ये होन्शू है इसी पर ये हिरोशिमा शहर भी आपको नज़र आ रहा है।
क्या आप बता सकते हैं कि हिरोशिमा के साथ साथ एक जो दूसरे शहर पर अटैक किया गया था नागासाकी, वो किस आइलैंड पे लोकेटेड है? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है, जिसके आधार पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। पहला है कि एरिया लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्या विषुवत रेखा के उत्तर के 5-8 डिग्री और दक्षिण में 5-8 डिग्री अक्षांश तक सालों भर बारिश होती है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कन्वेक्शनल रेन होता है, रोज वहाँ धूप पड़ रही है, धूप के वजह से इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद कंडेंसेशन होता है और वो बारिश हो जाती है दोपहर के बाद। दूसरा जो रीजनिंग स्टेटमेंट है कि हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली इन द नून नियर द इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं आपको ही बता भी रहा था। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से अगर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है कर्क और मक्खर रेखा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको मैच करना है। यहां पर मतलब कि ये स्ट्रेट्स के नाम दिए गए हैं, इसका द्वाब से कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर पड़ता है? क्या ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है कहीं? मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है? और हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ है? तो ये सब सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर बार रिपीट होते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो जिब्राल्टर है वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। ऐसे कह लें कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है और जो मोरक्को है उसके बीच में। यानी कि दो सवाल यहाँ बनता है कि किस किस वाटर बॉडी को अलग करता है, किस किस वाटर बॉडी को जोड़ता है, किस किस लैंड मास को अलग करता है, ऐसे भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैप पर देख लेते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, मलक्का स्ट्रेट देख पा रहे हैं, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंडियन ओशन और इधर पैसिफिक ओशन है। बेरिंग स्ट्रेट हमने देखा था, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, चुक्ची सी, ये सब हमने देखा था जब हम इंटरनेशनल डेटलाइन को देख रहे थे। और हॉर्मुज आप तो सब देख पा रहे हैं, ये रहा पर्सियन गल्फ, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीन जो देश आपको दिख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर 4 बोर्ड के नाम लिखे गए हैं, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड। और उनका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, गुंटूर, कोट्टायाम, कोलकाता। इसके आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, आंध्रा का जो क्षेत्र है ना, और वहाँ पर राजमुंद्री वगैरह, वो टोबैको रिसर्च सेंटर के लिए जाना जाता है। टोबैको का वही बेल्ट है, तो उसी क्षेत्र में कहीं आपको नजर आएगा टोबैको बोर्ड। तो उसका सही जवाब हो गया गुंटूर। चाय का बोर्ड कहाँ है? तो देखिए, चाय का आप क्षेत्र क्या जानते हैं कि जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, जो आसाम का क्षेत्र है, जो थोड़ा बहुत बिहार में किशनगंज का क्षेत्र है, और इसके लोकेलिटी में यहाँ पे कोलकाता है। तो टी बोर्ड कहाँ हो गया? कोलकाता। इसी तरीके से कॉफ़ी के लिए तो देखिए, कर्नाटका का एरिया जो है, क्षेत्र जो है, वो कॉफ़ी के लिए जाना जाता है और वहीं पे पड़ता है बेंगलोर। अब बच गया रबर का कनेक्शन जो है वो केरला से है, और यहाँ पर आपको कोट्टायाम नज़र आ रहा है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से लॉजिक भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर डैम्स के नाम दिए गए हैं और उनका किस स्टेट के साथ, किस राज्य के साथ इत्तेफाक है, बताना है। हेमवती डैम। तो देखिए, ये अगर पता रहे कि हेमवती, अर्कवती कहाँ की नदियाँ हैं या किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो फिर काम आसान हो जाता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये कर्नाटका क्षेत्र में पड़ रहा है, तो ये बता दिए। ठीक है, कोलार, इस पर तो कई बार चर्चा हो चुका है। ये मध्य प्रदेश हो गया इसका जवाब। जवाहर सागर डैम, ये राजस्थान में, और वैगई और चित्तर तमिलनाडु की नदियां हैं, तो वैगई नदी, इस पर डैम जो है वैगई डैम कहला रहा है। तो डी का 4। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसे आइडिया लेना है। अगर ये सब नहीं बन रहा है तो ये सब बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि इसमें से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है, फोल्डेड माउंटेन नहीं है, हिमालय, एंडीज, आल्प्स या रॉकीज। फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है? जब दो प्लेट्स आके आपस में टकराते हैं, उसके फलस्वरूप जो ये चट्टान है इसमें वलय डेवलप हो जाता है, इससे फोल्डिंग डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालय बना है यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट के टकराने से, एंडीज हो गया या फिर रॉकीज हो गया, या हम क्या देखते हैं कि पैसिफिक प्लेट टकराया है नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट से, और आल्प्स जो है आप देखते हैं कि यूरोपियन प्लेट और नीचे में अफ्रीकन प्लेट है, इसके टकराने से। चारों के चारों तो ये फोल्डेड माउंटेन है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं। मतलब इस सारे के सारे हैं, ये बात हो गई। फोल्डेड माउंटेन्स और इनके दुनिया में कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं ये आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या भूमध्य रेखा को? ये तो 4 हो गया था, ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है। कौन सी नदी है? अमेज़न, कॉन्गो, नाइल या ओरिनोको? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्गो नदी। मैप पर भी देखेंगे, लेकिन बताइए ओरिनोको जो है वो कहाँ की नदी है, किस देश की नदी है? इसका जवाब बताइए कमेंट में। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और यहाँ पर एक नदी है जो कि एक बार कट करती है फिर दूसरे बार कट करती है, इस तरीके से। कौन सी नदी है? कॉन्गो रिवर है, और इसके नाम पर 2 देशों के नाम हैं, आप देख रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देख पा रहे हैं। और जो ब्राज़ाविला और किंशसा शहर हैं इसी के आजू बाजू में हैं। ठीक, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की नदी के बाद, और वॉल्यूम भी है पानी का अच्छा खासा इसमें, और टोटल लेंथ इसकी 4370 किलोमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ पिक्स को अरेंज करना है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यही चारों पर्वत की चोटियाँ हैं। तो सबसे पूरब में पड़ेगा कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। इस सवाल को पूछने का मकसद है कि आप एनसीईआरटी से बढ़िया से एक बार गो थ्रू हो, इस तरीके से अरेंजमेंट अच्छे से थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैविंग द हाईएस्ट कोस्टल लेंथ, कि किस राज्य का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है? इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए, कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, कौन सबसे लंबा है, ये सब कुछ जो है ना हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखिए वैसे भी अगर यहाँ पर ये गुजरात अगर ऐसे शेप में होता मान लेते हैं तो कोस्टल लेंथ कम हो जाती, लेकिन इसका जो शेप है ऐसे, तो क्या होता है कि इसमें कोस्टल लेंथ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। विच कंटिनेंट इन द वर्ल्ड हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, कि कौन सा वो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, महादेश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा देश हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका? क्या होगा सही जवाब? आप सोच के बताइए, मैं टाइम देता हूं। तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। एशिया में कितने हैं? तो एशिया में 48 हैं, 48 हैं। क्या आप बता सकते हैं यूरोप में कितने हैं? तो यूरोप में टोटल 44 देश हैं। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में पड़ते हैं टोटल मात्र 12 देश। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलिए नॉर्थ अमेरिका में बता दीजिए, तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 देश हैं। इस तरीके के सवाल जो हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा देश है? एशिया है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका आता है। ठीक है, तो फिर हम आगे मिलेंगे और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।